हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 18, जहां पर हम जानेंगे साइमन कमीशन का आगमन और उसका विरोध और उसके बाद से कौन कौन सी छोटी छोटी घटनाएं होती है उसको हम देखेंगे। अभी हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसे हम बोल रहे थे रिवॉल्यूशनरीज का सेकंड फेज, वो मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर में कवर करा दूंगी। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हमारा 1919 के एक्ट से कनेक्ट कर रहा है। हमने जाना था कि 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। मॉन्टेग जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, यानी भारत सचिव के पद पर बैठा हुआ था इंग्लैंड में, और चेम्सफोर्ड जो उस समय भारत में वॉइसरॉय के रूप में काम कर रहा था। तो मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड की रिकमेंडेशन पर लंदन में जो पार्लियामेंट थी उसने जो कानून बनाकर भेजा था उसे बोला गया था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर भारत सरकार अधिनियम। 1919 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि अब हर 10 साल पे एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा, कि स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया जाएगा और वो स्टैट्यूटरी कमीशन 10 साल के बाद रिकमेंड करेगी कि ये जो 10 साल पहले कानून बना था अब इसका क्या औचित्य है, क्या नए प्रोविजंस हमें ऐड करने चाहिए, क्या हमें अमेंडमेंट करना चाहिए, वो उस पर रिकमेंड देने वाली थी। ऐसा एक वैधानिक आयोग 10 साल में बनना था, ऐसा लिखा था 1919 के एक्ट में। तो बेसिकली वो जो 10 साल में आयोग बनना था वही है साइमन कमीशन। हालांकि 10 साल से पहले ही बन जाएगा, तो वही पूरी जर्नी यहाँ पर डिस्कस की गई है। अभी कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन 1919 के एक्ट का जो प्रोविजन था वो कैसे आगे एग्जीक्यूट होता है वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो ये है चैप्टर नंबर 18। देखिए फटाफट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम पर थोड़ा सा मिडेवल हमारा डिले चल रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं मिडेवल की जल्दी 2 क्लास भी कनेक्ट अरेंज करा दूंगी, कैसे भी आपका सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध, बाकी ये हमारा डिटेल यहाँ पर कोर्सेज दिए हैं। आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी 26 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे आप एग्जाम हॉल में, और उतनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी जब भी आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, जहां पर डेली बेसिस पे आपके कुछ टेस्ट लिए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, डिटेल एनालिसिस, ऑल इंडिया रैंक, सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर डिटेल से आप इसे देख सकते हो। और जो भी बच्चे इसमें कनेक्ट होते हैं, अच्छा आप करते हैं प्रीलिम्स में, आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपको जोड़ दिया जाएगा सृजन प्रोग्राम से। सृजन प्रोग्राम वो है जहां पर हमारे जो फैकल्टीज है वो पर्सनली 1-to-1 आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे फॉर मेंस। ओके, तो इससे जुड़ जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको टेस्ट को ज्वाइन करो, पढ़ो और गाइडेंस लीजिए, पर्सनल मेंटरशिप लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन का विरोध, क्या क्या चलता है स्टोरी, 1 बाय 1 हम देखते हैं। भारतीय विधिक आयोग, ये वही विधिक आयोग है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी आपसे। स्टैट्यूटरी कमीशन 1919 के एक्ट में प्रोविजन था, उसी प्रोविजन को एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन समय से पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया। क्या रीजन था वही कहानी बताएगा। वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात एक इन कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। वैधानिक आयोग, कानूनी रूप से एक आयोग बनाया जाएगा, या फिर इन सुधारों की समीक्षा करने के लिए हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 में उठाया गया। ठीक है, सॉरी 1929 में उठाया जाना चाहिए था। 1919 में 10 साल, यानी कि इस एक्ट के हिसाब से 10 साल बाद 1929 में एक आयोग का बनना तय था, है ना, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन तात्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी, यानी उस समय ब्रिटेन में, लंदन में, यहाँ पर जो पार्टी बैठी हुई थी, जैसे हमारे यहाँ भाजपा, कांग्रेस, बहुत सारे दल है, वैसे वहाँ पर जो 2 मेजर पार्टी होती है, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा हमें दिखाई देता है लेबर पार्टी। तो उस समय ब्रिटेन में जिसकी गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट में जो पावरफुल था, मेजोरिटी में सीट थी, वो कौन थी? कंजर्वेटिव पार्टी। और ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे, तो इलेक्शन होने के बाद क्या पता ये कंजर्वेटिव पार्टी हार सकती थी, लेबर पार्टी का गठन हो सकता, सॉरी लेबर पार्टी जीत सकती थी। तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो भारत के भविष्य को अपने हाथ से ही निर्धारित करके जाना चाहती थी। वो सोच रही थी कि अगर बाय चांस इलेक्शन में चीजें हमारे फेवर में नहीं रही और लेबर पार्टी आ गई, फिर लेबर पार्टी इस वैधानिक आयोग का गठन करेगी और उस समय काफी सारी चीजें वो अपने हिसाब से कानून बनाएगी। लेकिन अगर हम अभी इलेक्शन के पहले ही इस कमीशन का गठन करके भारत के लिए नया कानून पारित कर देते हैं
हैं तो चीजें भारत में उस हिसाब से हो जाएंगी जो हम चाहते हैं। सिर्फ यही रीजन था कि उस समय ब्रिटेन में जो सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी थी उसने 2 साल पहले ही यानी नवंबर 1927 में ही इस आयोग का गठन कर दिया। तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं 1919 के एक्ट के हिसाब से 10 साल बाद 1929 में एक वैधानिक आयोग बनना था जो भारत के लिए नए कानूनी सुधार की बात करने वाला था। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे और सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी चाहती थी कि सारी चीजें हम अपने हिसाब से कर जाएं, भारत का भविष्य हम लिख कर जाएं, तो इस वजह से 2 साल पहले ही 1927 नवंबर दिसंबर में ही इस कमीशन का गठन कर दिया गया। इसका नाम भारतीय विधिक आयोग रखा गया था, जिसको आप बहुत फेमस नाम से जानते हैं, साइमन कमीशन। बेसिकली ये जो साइमन कमीशन है इसका असल नाम क्या था? भारतीय विधिक आयोग। यानी कि भारत के लिए यह कानूनी सुधारों का प्रस्ताव लाने वाली थी, इस वजह से इसे भारतीय विधिक आयोग की संज्ञा दी गई थी। और इस विधिक आयोग में हमें 7 सदस्य दिखाई देते हैं। सातों के सातों सदस्य कौन थे? ब्रिटिश थे। बहुत ही अजीब चीज है कि भारत के लिए कानूनी सुधार की बात होने वाली है और भारत में कौन से कानून सुधार की आवश्यकता है ये कौन डिसाइड करने वाला है? ब्रिटेन में बैठे हुए 7 लोग डिसाइड करने वाले, जिन्होंने भारत में कभी पांव भी नहीं रखा। तो ये कमीशन का गठन किया गया। 7 के 7 मेंबर श्वेत थे, ब्रिटिश थे और इनका जो अध्यक्ष था इसका नाम था जॉन साइमन। और इसी वजह से इस जो विधिक आयोग है इसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना गया। तो बेसिकली साइमन कमीशन इसके अध्यक्ष के नाम पर इसे बोला जा रहा था, असल में इसका नाम भारतीय विधिक आयोग है। ओके, इसने वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देना था। इसको इस काम से भेजा गया था कि देखो तुम्हारा काम है कि भारत में जाइए, जाकर थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए और देखिए कि भारत में अभी जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार पर काम चल रहा है, जितने भी वहाँ पे प्रतिनिधि संस्थाएं बनाई गई है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इलेक्शन के माध्यम से या जैसे भी, तो वो उसको आप ऑब्जर्व करो और आप उसका स्टडी करके बताओ कि भारत में क्या हमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहिए। उत्तरदायी सरकार जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि आज की हमारी सरकार कैसी है, रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी, जहां पर आप वोट डालते हैं, वोट डालते हुए आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि हमने तुमको वोट दिया है तो अब तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी हमारे प्रति जवाबदेहिता होगी। ओके, तो ये जो उत्तरदायी सरकार बनाने की बात कर रहे थे भारतीय कि भाई हमारे देश में भी उत्तरदायी सरकार आनी चाहिए, फ्री सरकार ना हो, वरना वो मनमाने ढंग से काम करती है। जैसे आज हमारी लोकसभा है, कैसा है, लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी में है मिली वो जाके अपनी भले सरकार बना ले, लेकिन वो पूरी तरह से हमेशा वो पार्टी, प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर्स हैं वो हमेशा लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल बने रहते हैं। अगर लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी चली गई, उन्हीं के पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टी चेंज कर ली तो सरकार गिर जाएगी। तो ये होता है उत्तरदायित्व सरकार या उत्तरदायी सरकार। ओके, तो भारत में भी इसकी डिमांड की जा रही थी। तो यहाँ पर ये जो कमीशन बनाया गया था इसको बोला गया कि देखो क्या भारत में अभी उत्तरदायी सरकार लाए जाने लायक माहौल है? क्या भारतीय इतने मैच्योर हो चुके हैं कि इनके लिए उत्तरदायी सरकार लाई जाए? इस पर्पसली इसका गठन किया गया। साइमन कमीशन की संस्तुतियों को 1930 में प्रकाशित किया गया। अभी हम आगे बढ़ जा रहे हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत आएगा। भारत आकर इसने काम किया, इसका पुरजोर विरोध हुआ, फिर भी इसने काम किया, काम करके अपनी रिपोर्ट दे दी 1930 में। अपनी रिपोर्ट में इसने बोला कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था कर दी जाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चीजों को, क्या बोल रहा है? प्रांतीय क्षेत्रों में यानी जितने भी इंडिया में प्रोविंसेस हैं, प्रांत है, प्रांत स्तर पर तो आप उत्तरदायी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर इनको ज्यादा डर था नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो पावर्स थी वो किसके पास थी? सेंटर के पास थी। इवन भले सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था 1919 के एक्ट में, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, फिर भी मेजर जो सब्जेक्ट्स थे वो किसके पास थे? सेंटर के पास ही थे। तो इनको ज्यादा डर नहीं था। तो इन्होंने बोला कि प्रांतीय स्तर पर तो आप उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर सकते हैं, ऐसा इस साइमन कमीशन ने बोला। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। इस साइमन कमीशन का कहना था कि ये जो वॉइसरॉय वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल है, केंद्रीय विधानमंडल है, उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। और लास्ट, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए। समझ में आ गया? तो इसने बहुत ही सही तरीके से रिपोर्ट दे दिया। जो ब्रिटिश चाहती थी वही इसने रिपोर्ट में लिखा। इसने बोला यहां पर अभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ले आए तो यहाँ पर तो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, गवर्नमेंट के हाथ बंद जाएंगे। तो वो चाहते थे कि हम इनको लड्डू भी दे दे और मीठा भी ना लगे, समझ में आया, शुगर फ्री वाला खिला दे, बस ऐसा ही हाल था। तो बस ये था साइमन कमीशन का रिपोर्ट। अब साइमन कमीशन का रिपोर्ट हमारे लिए कुछ खास मायने रखता नहीं था। जैसे ही साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 नवंबर में, भारतीयों को जब पता लगा कि भारत के लिए क्या कानूनी सुधार की आवश्यकता है, ये यूरोप में बैठे हुए 7 लोग डिसाइड करने वाले हैं जो भारत में 4 दिन के लिए आएंगे और सारा बता देंगे कि इनको किसकी आवश्यकता है कि नहीं है। तो इसी वजह से भारत में बहुत बड़ा जन आक्रोश हमें दिखाई देता है साइमन कमीशन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था और यहां पर इंडियंस क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम कैपेबल नहीं है कि हम हमारे देश के लिए जो सुधार की व्यवस्था लाई जा रही है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। भारतीय जन आक्रोश का मुख्य कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का हिस्सा ना बनाया जाना था। 7 के 7 सदस्य यूरोपियंस थे, इस वजह से हमने विरोध किया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ। आपको पता है हर साल कांग्रेस का सेशन होता है। तो जैसे ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, उसके तुरंत बाद दिसंबर 1927 में कांग्रेस का सेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? M.A. अंसारी कर रहे थे। कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया और बोला कि हम पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करेंगे। समझ में आ गया? यानी साइमन कमीशन का पूरी तरह से कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, हर एक लेवल पर, किसी भी तरीके से, किसी भी कॉम्प्रोमाइज के बिना बोल दिया था कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। मुस्लिम लीग का क्या रवैया था? मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर बहिष्कार की नीति अपनाई। यहां पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सहमत थी और उसने बोला कि बिल्कुल ठीक बोल रहे, साइमन कमीशन का हमें बहिष्कार करना चाहिए। जबकि पंजाब में जो संघवादी थे और दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी, इसने कमीशन का बहिष्कार ना करने का निर्णय लिया। तो ये थोड़ा सा स्टेट पीसेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, यूपीएससी में कहीं एक ऑप्शन में रखा जा सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन ऐसा था जिसने साइमन कमीशन का विरोध ना करने का निर्णय लिया। ये जो पंजाब की संघवादी है और दूसरा मद्रास में जस्टिस पार्टी ने डिसाइड किया था कि साइमन कमीशन का हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहां पर फंसाया जा सकता है, इसलिए ध्यान रख रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी डिसाइड किया था कि हम विरोध करेंगे। ओके। जन प्रतिक्रिया, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। हमें पता लगता है साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठित हुआ, फिर वो भारत आता है, भारत आकर ही देगा ना पूरा ऑब्जर्वेशन अपना, देखेगा क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट से उतरते हैं, सारे के सारे मेंबर, पूरे जितने भी भारतीय थे, उन्होंने उनका अपोज किया, विरोध किया और बोला साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए उन्हें। ओके। तो जहां कहीं भी कमीशन गया उसका स्वागत काले झंडे और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया और यही वो चरण है जहां पर हमें 2 यंग लीडर्स उभरते हुए नजर आते हैं, जिनका आगे नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है वो निखर कर कब आते हैं? यही इसी टाइम पीरियड में, साइमन कमीशन जब भारत में आया था। ओके। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, पुलिस का दमन। जब साइमन गो बैक के भारतीय नारे लगा रहे थे तो क्या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट शांत होने वाली थी? नहीं, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑर्डर दिया, जहां जहां विरोध हो रहा है वहां पे डंडे गिराओ। कहीं भी ब्रिटिश इंडियन पुलिस रुक नहीं रही थी। तो पुलिस ने साइमन कमीशन के विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का बहुत ही बुरी तरह से दमन किया, जगह जगह पे लाठियां गिराई। उन लाठी खाने वालों में जवाहरलाल नेहरू भी थे, जीबी पंत भी थे। और ऐसी ही एक गलत घटना घटी जहां पर लाठी से जब ये दमन कर रहे थे भारतीय प्रदर्शनकारियों का, तो लाहौर में लाला लाजपत राय पर इस तरीके का लाठी पड़ा कि वो जख्मी हो गए और ऐसे जख्मी हुए कि 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। ठीक है। तो यही वो एक घटना थी जो कि इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए भारतीयों के एक बोल सकते हैं कि काफी
मतलब बहुत बड़ी एक आघात लगा हमें। लाला लाजपत राय जिनका नेशनल मूवमेंट में इतना इंपॉर्टेंट रोल था, उन्हें हम खो चुके थे इस विरोध प्रदर्शन में। साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति से रिलेटेड यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टोरी बताने चाहता है ये। इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को, जब साइमन कमीशन भारत आया तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियंस पे। जो इंडियंस 1922 में हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद रचनात्मक कार्य, या फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस में चले गए थे। हालांकि ग्राउंड लेवल पर रचनात्मक कार्य चल रहे थे या इलेक्शन वाला प्रोसेस भी चल रहा था, फिर भी वो यूनिटी नहीं दिख रही थी। वो यूनिटी अब दिखेगी, ठीक है। तो इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकत जो पूर्ण स्वराज के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रहे थे, उन्हें उत्तेजित कर दिया। यहां पर बोल रहा है कि वापस से भारत में जो राष्ट्रवादी ताकतें थी वो काफी उत्तेजित हो जाएंगी। स्पेशली इस समय पे हमें बहुत सारे समाजवादी विचारधारा वाले लोग दिखाई दिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हम जिक्र पाते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड था साइमन कमीशन के आने से, जहां पे भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा वापस से उत्तेजित हो जाएगी, ठीक है। इसने बिर्केनहेड कौन था उस समय? ब्रिटेन में जो भारत सचिव के पद पर बैठा हुआ था। तो बिर्केनहेड की इस चुनौती को कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाएं का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ाने वाली हूँ। देखिए होता क्या है, जब भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ये आपत्ति दर्ज करते हुए कि ये कैसा कमीशन है जो भारत के लिए कानूनी सुधार करने वाला है और इसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो जो भारत सचिव के पद पर ब्रिटेन में बैठा हुआ है बिर्केनहेड, उसने इंडियंस को चुनौती दी, चैलेंज किया हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कि आप अगर इतने कैपेबल है तो आप सर्वसम्मति से एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तो बनाकर दिखाइए। यानी उसने बोला कि कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, दलित समाज है, इतने टुकड़ों में भारत बटा हुआ है, तो आप सर्वसम्मति से सभी को लेते हुए एक ड्राफ्ट तो प्रिपेयर करके दिखाइए। तो बोल रहे कि इसने एक और प्रभाव क्या डाला कि भारतीयों के द्वारा यहां पर पहली बार हमारे देश के संविधान का एक ढांचा पेश किया जाएगा, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाता है नेहरू रिपोर्ट। जब हमको चैलेंज मिला था तो फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया और यहां पर नेहरू रिपोर्ट के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमने ड्राफ्ट पेश कर दिया। ओके, 1928 में तत्कालीन भारत सचिव बिर्केनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी गुटों और दलों को मान्य हो। इसने चैलेंज किया था, बनाकर तो दिखाओ ऐसा कोई कानून या कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो कि आपके सभी दल या सभी गुट जिससे एकजुट हो। फरवरी और मई में इस पर काम चालू हो गया। फरवरी मई 1928 में कांग्रेस के बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, पुणे में बैठक हुई और देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस टर्म को अच्छे से याद रखना है, इसको क्या बोल रहा है, कैसा सम्मेलन? ये कांग्रेस का सम्मेलन नहीं, ये सम्मेलन है सर्वदलीय सम्मेलन। यानी जितने भी अलग अलग पार्टीज थे उन सभी सर्वदलीय, उन सभी दलों की एक बैठक बुलाई जा रही है, सबसे पहले दिल्ली में और फिर उसके बाद से पुणे में। तो ये अलग अलग विचारधारा के जो लीडर्स थे उनको इन्वाइट किया गया कि आइए बैठते हैं और बिर्केनहेड के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कानून बनाते हैं। सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन हुआ। एक अलग से उप समिति का गठन किया गया और उस उप समिति को काम क्या दिया गया कि संविधान का प्रारूप तैयार करना है। जैसे हमारे जो अभी आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ मिलकर 7 सदस्य जो ये सब के सब मेंबर्स थे, इन्होंने संविधान का ढांचा पेश किया था। ड्राफ्ट बेसिकली ये कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, ओके, कितने पार्ट्स, किस तरह का प्रोविजन होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ऐसा ही संविधान का ढांचा पेश करने के लिए एक उप समिति बनाई गई इस सर्वदलीय सम्मेलन में। ओके, इस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ओके, इसके अलावा अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GI प्रधान, तेज बहादुर सप्रू, ये सारे इसके मेंबर्स थे इस उप समिति के। और इस उप समिति के अध्यक्ष कौन हुए थे? मोतीलाल नेहरू। इस उप समिति ने अपना काम किया और बहुत जल्दी अगस्त 1928 में जो सर्वदलीय समिति बैठक में इसको काम सौंपा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पेश करना, तो इस उप समिति ने काम करा और अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश की। क्योंकि इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इस वजह से इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग
पर बहुमत रखा गया। मतलब ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को पेश करते हुए क्या बोल रहे हैं, तो ये जो उप समिति थी इसने बोला कि देखो हमारे देश के लिए ये कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए और भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है एक ऐसा देश जो अपने कानूनों के हिसाब से अपना मैनेजमेंट करे, लेकिन पूरी तरह से वो सोवरेन ना हो, किसी देश के नियंत्रण में हो, उसको बोलते हैं हम डोमिनियन स्टेटस। ओके, तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी, बल्कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। ओके, लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। बोल रहा है कि एक सर्वदलीय सम्मेलन हम यहाँ देखते हैं दिल्ली पुणे में, जहां सारे के सारे पार्टीज के लीडर्स इकट्ठे हुए। फिर नेहरू रिपोर्ट आई अगस्त 1928 में। अब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट पर वापस से डिस्कशन के लिए एक और बैठक बुलाई जाएगी। तो यही बोल रहा है कि लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए वापस से सर्वदलीय सम्मेलन का गठन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी इस सर्वदल के मेंबर थे जिनका मानना था कि नहीं, नेहरू रिपोर्ट में ये जो प्रोविजन है ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर सबने इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया इनिशियली। अब इनिशियली एक्सेप्ट किया तो क्या क्या प्रोविजन थे इस नेहरू रिपोर्ट में, इस ड्राफ्ट में क्या था, थोड़े से इसके पॉइंटर्स देख लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ओके, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, ये देखिए टर्म क्या यूज कर रहा है, औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, यानी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहा है ये कि हम अपने देश का शासन खुद चलाएंगे लेकिन ब्रिटेन के अधीन रहते हुए। तो पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा इसमें मांग की गई थी या इसमें प्रोविजन किया गया था। दूसरा, संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी। ओके, जहां पर मुसलमान अल्पसंख्यकों को बोला गया था कि एक साथ निर्वाचन पद्धति होगी, यानी जिस भी क्षेत्र में इलेक्शन होगा वो इलेक्शन संयुक्त रूप से हो। ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम को मुस्लिम वोट डाल रहे हैं, सिख को सिख डाल रहे हैं, ऐसा ना हो। तो पृथक निर्वाचन पद्धति की जगह इसने बोला इस रिपोर्ट में कि हम संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाएंगे, और जहां पर कोई माइनॉरिटी में है, जैसे मुस्लिम्स जहां अल्पसंख्यक हो, वहां पर उनके लिए हम सीट रिजर्व कर देंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की जगह पर हम रिजर्वेशन सिस्टम को लाएं, ये ज्यादा यूजफुल है, ऐसा इसमें बोला गया। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आंध्र प्रदेश का बनना, वो सब जड़ यहीं पर था। इसने 1928 की रिपोर्ट में ही जो ड्राफ्ट कमेटी थी इसने बोल दिया था कि हम देश में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रांत ब्रिटिश ने बना रखे थे कि एक ही प्रांत में कई सारे भाषी बोलने वाले लोग थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। अब स्कूल में गए, टीचर अपॉइंट हो रहा है, उसको कन्नड़ आ रहा है, बच्चे कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, आप समझ पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। इसी तरह जो ऑफिशियल्स जो भी काम करते हैं वो किसी एक या दो लैंग्वेज में पब्लिश किया जा सकता है, 10 लैंग्वेज में नहीं। तो इसी वजह से इसने रिपोर्ट में ये बोला था कि हम भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे। पूरी तरह से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कोर जरूर देखेंगे कि एक जो भाषी वाला क्षेत्र है उसको हम एक प्रांत का दर्जा दे दें, और वहां पे जो भी प्रशासनिक कार्य किए जाए वो उस लैंग्वेज को प्रायोरिटी में रखते हुए। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई, फंडामेंटल राइट का प्रोविजन यहां पर किया गया था। हालांकि कंसेप्ट यूएस का ही था, जिसमें बात की जा रही थी महिलाओं के समान अधिकार की, कि जो विमेन्स है इनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए मेल्स के पैरेलली। ओके, वयस्क मताधिकार समझ में आ रहा है। अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई कि वयस्क मताधिकार का प्रोविजन किया जाएगा। इसके अलावा इस नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी केंद्र और राज्य में उत्तरदायी सरकार, जैसे साइमन कमीशन ने बोला कि राज्य में तो दे देंगे, केंद्र में नहीं। इसने बोला नहीं, केंद्र राज्य दोनों में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। सिंध और बंबई, ये जो आपका क्षेत्र है, इसको पृथक करके अलग प्रांत बनाया जाए। जो ये एक प्रांत है इसको सेपरेट कर देना चाहिए। देसी राज्यों के विशेषाधिकार को सुनिश्चित किया जाए। देसी रियासत की बेसिकली बात कर रहा है कि जितने भी भारत में रजवाड़े हैं उनके जो भी विशेषाधिकार है, प्रिविलेजेस है, उसको हम मेंटेन रखेंगे, ऐसा इस नेहरू रिपोर्ट में बोला गया। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाएगी जो हमारे डिफेंस सिस्टम पर काम करेगी। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा और भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी। ओके, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। हालांकि लोक सेवा आयोग 1919 के एक्ट में भी प्रोविजन था
और 1926 में गठित भी हो चुका था। लेकिन ये सारे प्रोविजन थे जिसे नेहरू रिपोर्ट ने अपने उसमें रखा था, ओके, ड्राफ्ट में रखा था, ओके। अब नेहरू रिपोर्ट जो पेश हुआ है, इस नेहरू रिपोर्ट को हमने देखा कि लखनऊ में जब सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था तो ऑलमोस्ट सबने एक्सेप्ट कर लिया था इनिशियल लेवल पर, लेकिन बाद में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आए। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहा है दिल्ली प्रस्ताव। अब दिल्ली प्रस्ताव क्या है? इनिशियली तो नहीं, लेकिन बाद में मनमुटाव उखड़कर सामने आता है। कब? दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख लीडर्स ने भाग लिया। अब होता क्या है, दिसंबर 1927 की बात कर रहे हैं, जब आपका कांग्रेस का मद्रास सेशन हो रहा था, जब आपका साइमन कमीशन का गठन हुआ नवंबर 1927 में, तो उसी समय कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ था और उसी तरह मुस्लिम लीग का दिल्ली सेशन हुआ था, दिल्ली अधिवेशन। इसमें अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जहां प्रस्तावित मसौदे में 4 मांगों को सम्मिलित किए जाने की बात रखी गई थी। इसमें बोल दिया गया था कि जो हमारी उप समिति काम करेगी, इसमें हमारे इन 4 चीजों को, इन 4 पॉइंट्स को ऐड करें मुस्लिम लीग की तरफ से। वो 4 प्रोविजन क्या थी, अभी हम डिस्कस करेंगे। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास, जो देखो 2 चीज ध्यान रखो, एक हो रहा है मद्रास सेशन, दूसरा हो रहा है दिल्ली सेशन। दिल्ली सेशन हो रहा है मुस्लिम लीग का, मद्रास सेशन हो रहा है कांग्रेस का, और ये दोनों सेशन कब हो रहे हैं? दिसंबर 1927 में। कब? जब साइमन कमीशन का गठन हो चुका है, कहां? ब्रिटेन में, नवंबर 1927 में। तो ये बोल रहे कि हम अपना कानून खुद बनाएंगे। कांग्रेस ने बोला, इसने बोला कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी भी ये 4 डिमांडें हैं, इसको उसमें कानूनी दर्जा देने के लिए जोड़ दो, ओके। तो ये जो 4 मांगे ये रख रहे थे लीग, कांग्रेस ने इमीडिएटली तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। कब? दिसंबर 1927 के मद्रास सेशन में। कांग्रेस ने बोला हाँ, लीग जो बोल रही है बिल्कुल सही है, इस चारों पॉइंट्स को भी हमको रख देना चाहिए। वो 4 मांग क्या थी? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित, जैसा हमने देखा ना कि नेहरू रिपोर्ट में ये बात को एक्सेप्ट किया गया था। तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली चाहते थे मुस्लिम लीग। और दूसरा इन्होंने बोला था कि हमारे लिए अलग से आप सीट रिजर्व करिए जहां पर हम माइनॉरिटीज में हैं। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 सीट इन्होंने बोल दिया कि जो सेंटर का लेजिस्लेचर है उसमें मुस्लिम के लिए 1/3, अगर 100 सीट है, हमारी पॉपुलेशन कितनी कम है ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, 100 का 1/3 33 सीट आप रिजर्व कर दीजिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। पंजाब और बंगाल के विधानमंडल में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किया जाए। पंजाब वाले क्षेत्र में, जिसका एक हिस्सा आज पाकिस्तान में है, बंगाल वाला क्षेत्र जिसका एक हिस्सा आज आपको बांग्लादेश के नाम से दिखाई देता है, इन दोनों जगह पर ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने बोला कि इन दोनों जगह पर मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिए जाए, मतलब सीट रिजर्व कर दिया जाए। रिजर्व सीट वो होती है जहां पर केवल जिसके लिए रिजर्वेशन होता है वही जाके बैठ सकता है, बाकी जो जनरल सीट होती है उसमें वो तो बैठ ही सकता है मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग, आप समझ पाए। तो यहां पर इन्होंने बोला कि जो जनरल है वो है, हमारे लिए अलग से रिजर्व सीट करो, जिसको एक्सेप्ट कर लिया था इनिशियली मद्रास सेशन में कांग्रेस ने। इसके अलावा यहाँ पर है सिंध है, बलूचिस्तान है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये जो 3 क्षेत्र थे, इसके लिए बोला मुस्लिम लीग ने कि इन तीनों क्षेत्र को मुस्लिम बहुल प्रांतों के रूप में गठित किया जाए कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंस है, इस रूप में इन 3 प्रांतों को गठित किया जाए। तो ये जो 4 डिमांड थी, इन 4 डिमांड को याद रखना है, जो कि दिल्ली में जो बैठक हुआ था मुस्लिम लीग का, उसने यहाँ पर ये 4 डिमांड रखी थी। आप समझ पाए, संयुक्त निर्वाचन हो, हमारे लिए सीटें आरक्षित हो, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीट हो, बंगाल और पंजाब में हमारे जनसंख्या के अनुपात में अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, और 3 मुस्लिम बहुल प्रांत का गठन हो, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत। तो इनिशियली तो जो मद्रास सेशन था उसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हिंदू महासभा ने आगे इस पर ऑब्जेक्शन किया। हिंदू महासभा ने बोला क्या मतलब है 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन का, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, ओके। दूसरा इसने बोला कि पंजाब और बंगाल यहां पर तो ऑलरेडी आप मेजॉरिटी में हैं, तो जब आप मेजॉरिटी में है तो सीट क्यों रिजर्व किया जाए। हिंदू महासभा का कहना था कि सीट तब आरक्षित की जाती है जब आपकी संख्या कम हो, तो आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन किया जाता है ताकि आप वहां पर जाकर
बैठ सके। लेकिन जब आप ऑलरेडी यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं, फिर भी आप अलग से सीट रिजर्व करा रहे हैं और फिर ये जो जनरल सीट है इसमें भी आप इलेक्शन में लड़ेंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पर यही था, हिंदू महासभा ने इस चीज को लेकर ऑब्जेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग अपने पे अड़ी हुई थी। मुस्लिम लीग ने तो पहले ही बोल दिया था, कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन बाद में जब हिंदू महासभा इस पर अड़ी तो कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर हो गई कि भाई अब हम जो मुस्लिम लीग की बात को एक्सेप्ट किए हुए हैं, इससे हम हिंदू महासभा को कैसे समझाएं। तो फिर फाइनली नेहरू रिपोर्ट ने अपने में कुछ चेंजेस किए और यहां पर एक समझौतावादी रुख अख्तियार किया गया। समझौतावादी रुख क्या बोला गया, तो इस रिपोर्ट में नए चेंजेस के साथ बोला गया, संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को तो हम अपना रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को हर जगह रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जैसे वो बोल रहे हैं कि बंगाल में दे दो, मुस्लिम लीग ने बोला, या पंजाब में दे दो, नहीं, तो आपको रिजर्वेशन तो दिया जाएगा। जहां जहां पर आप अल्पसंख्यक होंगे वहीं वहीं पर आपको सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। अगर आप मेजॉरिटी में तो रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसने बोला कि आरक्षण देंगे नई रिपोर्ट में, लेकिन जहां पर आप माइनॉरिटी में। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति के बाद ही सिंध को बंबई से पृथक किया जाएगा। इसने बोला कि सिंध और बंबई को आप अलग करना चाहते हैं, बिल्कुल किया जाएगा। कब? जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। कैसा वाला इंडिपेंडेंस? डोमिनियन वाला इंडिपेंडेंस। अगला, एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यह भी बोला नेहरू रिपोर्ट ने कि जो हमारा प्रस्ताव होगा वो सर्वसम्मति से ही तैयार किया जाएगा, सबकी सहमति से। तो कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हमें मिलजुल कर ही सुलझाना होगा। ओके, अब जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन। जिन्ना जो है वो नेहरू रिपोर्ट से बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने जो हिंदू महासभा को संतुष्ट करने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, जिन्ना को अच्छा नहीं लगा। तो जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन, नेहरू रिपोर्ट आने के बाद जब जिन्ना को लगा कि यहाँ पर तो हमारी कुछ चीजों को इग्नोर किया गया है, तो जिन्ना ने संशोधन प्रस्ताव रखा। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया गया। पहले तो नेहरू रिपोर्ट को लखनऊ में स्वीकार कर लिया गया, फिर स्वीकार करने के बाद से इसकी समीक्षा के लिए कलकत्ता में एक आयोजन हो रहा है, सर्वदलीय सम्मेलन, जहां पे सारी पार्टीज को के लीडर्स को बुलाया जा रहा है। यहां पर मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए। तो जब कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन, अब तक 4 सम्मेलन हुए सर्वदलीय। सबसे पहले हमने देखा दिल्ली है, फिर हमने देखा पुणे में हुआ, ये हुआ था बनने के पहले। बनने के बाद हम देखते हैं लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जहां पर नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। फिर इस नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और कलकत्ता वाले सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने अपनी असहमति प्रकट की और बोला कि इस रिपोर्ट में 3 संशोधन करने की आवश्यकता है। क्या? केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दो। आप ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, यहां पर आप 1/3 सीट मुस्लिम के लिए कंफर्म रिजर्व करो, ऐसा आप लिखो अपने रिपोर्ट में, ठीक है। पंजाब और बंगाल विधानमंडल में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करो, जो अभी नेहरू रिपोर्ट ने मना किया कि जहां पर आप बहुसंख्यक है वहां पे कैसा रिजर्वेशन। बोलता नहीं, ये जो पंजाब और बंगाल वाला रीजन है यहां पर हमको रिजर्वेशन चाहिए। और लास्ट जिन्ना ने क्या बोला? जिन्ना ने बोला कि प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था करो, यानी जितने भी प्रांत हैं उनके पास में रेजिडरी पावर्स होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? 1919 के एक्ट में पावर्स का या सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया क्या कि ये जो टोटल सब्जेक्ट्स है, इतने विषय केंद्र के पास होंगे, इतने विषय राज्य के पास होंगे, और ऐसे विषय जिसके बारे में लिखा नहीं है, जिसको हम अवशिष्ट विषय रेजिडरी पावर्स कहते हैं, वो जनरली सेंटर के पास होता है। लेकिन जिन्ना बोलते हैं कि नहीं, जितने भी अवशिष्ट विषय हैं, यानी जितने विषय बच गए वो सारे विषय प्रांतों को दे दो, कि जितने प्रांत होंगे वो उस पर डिसीजन लेंगे अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है। ये 3 बातें जिन्ना ने बोला कि आपको ये संशोधन करना चाहिए। मतदान में सम्मेलन, अब क्या होता है, जिन्ना के ये जो तीनों पॉइंट्स थे, इस पर क्या होना था? वोटिंग होना था कि भाई क्या ये जो संशोधन की बात कर रहे हैं ये अपने आप में सही है, इसे करना चाहिए। तो जब वोटिंग हुआ इस सर्वदलीय सम्मेलन में, जब वोट पड़ा, तो इसमें जिन्ना के ये प्रस्ताव ठुकरा दी गई कि आप गलत कह रहे हैं, 1/3 सीट कैसे आपको दिया जाए, या मुस्लिम मेजॉरिटी वाले क्षेत्र में रिजर्वेशन
सेपरेशन का क्या मतलब बनता है, और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रहेंगी तो प्रांत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जो हमारे देश के लिए करेक्ट नहीं है। तो ये इसकी बात जिन्ना की बात ठुकरा दी गई तथा मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई। अब जब जिन्ना की बात ठुकराई तो मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि जो सर्वदलीय सम्मेलन आपने बनाया था कमीशन के आने के बाद से, हम इससे सेपरेट हो रहे हैं। अभी तक हम आपको सपोर्ट कर रहे थे, हम इस सर्वदलीय सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। और यहां पर पता लगता है कि जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ अलग हो गए, मोहम्मद शफी और आगा खां के धड़े से मिल गए, और अब वो अपना सेपरेट डिमांड यहां से उठाएंगे। इसके बाद मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांगे रख दी। अब जिन्ना खुद मांग रखेंगे अलग से। अभी तक की जो स्टोरी है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट में मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगी। अब जिन्ना सेपरेट हो चुका है, मुस्लिम लीग इस सर्वदलीय सम्मेलन से जो कमीशन के बनने के बाद बना था उससे सेपरेट हो गए हैं, और अब जिन्ना अपने आप 14 सूत्री मांग लिखेंगे और बोलेंगे कि अगर आप हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो आप इस 14 सूत्री मांगों को नेहरू रिपोर्ट में सम्मिलित करिए, या फिर अगर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बना सकते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी ये 14 सूत्री मांगे हैं, हम सेपरेटली अपनी डिमांड रख रहे हैं। क्या बोला जिन्ना ने? संघीय संविधान, मतलब एक संविधान होगा, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां ये बार बार प्रांतों को देने का बोल रही थी। क्यों? समझिएगा थोड़ा सा, इस वजह से क्योंकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में भारत में, अब माइनॉरिटीज में होने की वजह से सेंटर में कभी भी पॉपुलेशन वाइज ये हमें ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। केंद्र की जो विधायिका होगी उसमें मुस्लिम हमेशा कम ही दिखाई देंगे, क्योंकि जितना जिसका रेशियो है पॉपुलेशन में उसी हिसाब से वहां पहुंचेंगे। 1/3 सीट भी अगर ये रिजर्व कर लेते हैं, फिर भी 2/3 तो कोई और ही रहेगा ना। आप समझ पा रहे हैं? उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये चाहते थे कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो यहाँ ना रहे, अवशिष्ट शक्तियां यहाँ रहे, क्योंकि प्रांतों में तो हम कई जगह मेजॉरिटी में है, जैसे पंजाब वाला क्षेत्र है, जैसे बंगाल वाला क्षेत्र है। हम 3 मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने की बात कर रहे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी। तो प्रांतों में कई जगह पर हमारी मेजॉरिटी है, तो उस लेवल पर हमारे पास में अवशिष्ट शक्तियां होंगी, हम उसका यूज कर पाएंगे। तो ये बोला जिन्ना ने कि अवशिष्ट शक्तियां सारी की सारी प्रांतों को दिया जाए। 14 सूत्री मांगे थोड़ा सा देख लो, दिमाग में रहना चाहिए। देश के सभी विधानमंडल में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व। इसके अलावा इसने बोला जिन्ना ने कि जितने भी हमारे प्रांतीय विधानमंडल है, जितने भी स्टेट हम आगे बनाएंगे, हर स्टेट में माइनॉरिटीज के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व अच्छा खासा मिलना चाहिए। अब अच्छे खासे प्रतिनिधित्व के लिए आप उनको हर एक स्टेट में रिजर्वेशन दीजिए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्ता, हर एक प्रोविंस के पास में इक्वल पावर होना चाहिए। जितने भी स्टेट बनेंगे, कोई भी स्टेट ऐसा ना हो कि इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाए। सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा, ये भी इन्होंने बोल दिया कि अब हम चाहते हैं कि संयुक्त निर्वाचक मंडल ना हो, पृथक निर्वाचक मंडल हो। यानी कि अगर मुस्लिम्स के लिए 50 सीट रिजर्व्ड है तो 50 सीट पे जो मुस्लिम कैंडिडेट फाइट करेंगे वो 2 मुस्लिम आपस में तो लड़ेंगे, लेकिन जो उनके वोटर्स होंगे वो भी केवल कौन होंगे? मुस्लिम्स होंगे। यानी कि उसी धर्म का व्यक्ति जाकर वोट डालेगा, कोई और नहीं। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3, ये तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि सेंटर के लेजिस्लेचर में 1/3 आप सीट रिजर्व करिए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार, शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। किसी से भी धार्मिक आधार पर इन क्षेत्रों में भेदभाव ना किया जाए। पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। मतलब कि ये जो क्षेत्र है ना, पंजाब वाला, बंगाल वाला, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसको भी पूरी इंडिपेंडेंस दी जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी तरीके से केंद्र का ज्यादा कंट्रोल हो, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल प्रांत वाले क्षेत्र थे, तो मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्र थे, तो इन्हें था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये इंडिपेंडेंस मिले या उपनिवेश डोमिनियन वाले बने तो इन क्षेत्रों पर ये थोड़ा सा कंट्रोल करे। नहीं, इसको भी पूरा आप इंडिपेंडेंस दो, पूरी स्वायत्ता मिलनी चाहिए। सिंध को बंबई से पृथक करके अलग प्रांत बनाए, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल वाला क्षेत्र था। विधेयक पारित होने के लिए 3/4 सदस्य का समर्थन, ये इन्होंने बोला है। बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी बिल कैसे पास होता है? जब लोकसभा, राज्यसभा उस पर एग्री करती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिग्नेचर करते हैं। तो इन्होंने बोला कि वो बिल कैसे पास होगा, वो बिल के लिए हर एक विधेयक के लिए प्रोविजन कर दो कि कोई भी विधेयक तभी पास होगा केंद्रीय स्तर पर जब 3/4 सदस्य अपनी सहमति देंगे। 3/4 सदस्य सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल से अगर सहमति देते हैं तब वो बिल पास होगा। और इसने खुद अपने लिए 1/3
सीट रिजर्व करवा रखी थी, तो इसका मतलब है कि चाहते ये जब भी तो उन विधेयकों को रोक सकते थे। इसी वजह से इसने बोला कि 3/4 सदस्यों का सहमति मांगा जाए। ओके, सरकारी सेवा में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम लाया जाए, जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में चल रहे थे रिफॉर्म रिलेटेड पॉलिसीज। प्रांतीय विधानमंडल में 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। आप समझ पा रहे हैं, केंद्रीय विधानमंडल में भी 1/3 सीट रिजर्व करो, प्रांतीय विधानमंडल में भी 1/3 सीट रिजर्व करो, ऐसी डिमांड थी। मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण और अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान करा जाए कि जितने भी इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थान हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उन धार्मिक संस्थानों को नष्ट होने से बचाया जाए और इनके अनुदान के लिए मतलब उनको फंडिंग भी दी जाए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन ना किया जाए। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कोई भी संविधान में संशोधन करना है, तो संशोधन करते हुए हर एक प्रांत की सहमति ली जाए। ओके, और पता था जिन्ना को कि कई सारे ऐसे प्रांत हैं जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में है, वहां की विधायिका में हम मेजॉरिटी में रहेंगे, तो अगर कल को सेंटर कुछ गड़बड़ करेगी तो हम रोक देंगे। इसी वजह से बोल रहे थे कि संविधान में संशोधन में प्रांतों की सहमति आवश्यक है। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन करता है, वहां पर डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रोविजंस है अमेंडमेंट के जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सहमति ली जाती है, लेकिन सारे एक्ट में नहीं। ओके, सारे अमेंडमेंट में नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे स्पेशल अमेंडमेंट्स हैं, कुछ ऐसे विषय हैं, अगर उसमें संशोधन करना है तो राज्यों की विधायिका की सहमति ली जाती है, वो भी सभी राज्य नहीं, देश के आधे राज्य। अब ये जो जिन्ना की 14 सूत्री मांगे है, जब आप इसे पढ़ रहे हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिजर्वेशन, स्टेट लेजिस्लेचर में 1/3 रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम यानी मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हें वोट डालेंगे। इसके अलावा ये जो भी ये बातें कर रहे हैं उसे देख के क्या लग रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि ये जान रहे थे कि इनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में रहते हुए ये अपने आप को मेजॉरिटी के इक्वल, हर जगह पर इक्वल मतलब राइट वाइज नहीं, इक्वल मतलब कि पॉपुलेशन वाइज इक्वल स्टेटस चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर था, वो डर जो था उस डर को ना तो कांग्रेस दूर कर पाई और अब यहाँ पर वही डर की वजह से एक सेपरेट सिस्टम चलता हुआ हमें नजर आता है, जिसकी वजह से आगे पाकिस्तान की डिमांड भी उठते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो ये जिन्ना की 14 सूत्री मांगी थी, इसको आप लोग देख लेंगे। बस इतना ही था, छोटा सा ये चैप्टर था। कहाँ से हमने स्टार्ट करा, कहाँ पे कंक्लूड करा, देखते हैं। हमने जाना साइमन कमीशन, तो ये 1919 के एक्ट से हमने देखा कि 1919 के एक्ट में बोला था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा। 10 वर्ष के हिसाब से 1929 में बना था, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो भारत का भविष्य खुद लिखकर जाना चाहती थी, इस वजह से 1929 के पहले 1927 नवंबर में यानी 2 साल पहले ही साइमन कमीशन या फिर भारत वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया। टोटल 7 मेंबर्स थे, सारे के सारे विदेशी थे, श्वेत थे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होते ही जब हमें पता लगा सारे के सारे विदेशी है तो हमने इसका विरोध किया, कांग्रेस का सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस की बैठक होती है मद्रास में, मद्रास सेशन दिसंबर 1927 और इधर होता है दिल्ली सेशन मुस्लिम लीग का दिसंबर 1927। दिल्ली सेशन में जिन्ना ने 4 मांगे रखी थी, जिसको मद्रास सेशन में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था और इसके बाद से नेहरू ने, जो मोतीलाल नेहरू हैं, उनकी अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन ने एक उप समिति का गठन किया। उस उप समिति ने अपनी रिपोर्ट दी अगस्त 1928 में। तो ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुआ। इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया लखनऊ सेशन में। इस नेहरू रिपोर्ट पर फिर डिस्कशन किया गया, रिव्यू, समीक्षा की गई कलकत्ता सेशन में। कलकत्ता सेशन में ऑब्जेक्शन हमें दिखाई दिया किसका, जिन्ना का। जिन्ना ने बोला कि ये चीजें आपने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि हिंदू महासभा उसका विरोध कर रही थी। तो जब जिन्ना की बातों को नहीं माना गया तो अब इस सर्वदलीय सम्मेलन से कलकत्ता सेशन में जिन्ना सेपरेट हो जाएंगे, मुस्लिम लीग अलग हो जाएगी और मुस्लिम लीग अलग से अपनी 14 सूत्री मांगों को पेश करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से टर्म्स है, जब इनसे क्वेश्चन आता है तो फिर हम फंस जाते हैं। ओके, 14 सूत्री मांग क्या थी, नेहरू रिपोर्ट क्या था,
दिल्ली समझौता क्या था, तो ये सब आपको पता होने चाहिए पॉइंट वाइज, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन, जो रिवॉल्यूशनरीज का सेकंड फेज है, इसके बाद हम उसको कवर कर लेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कल आपका आर्ट एंड कल्चर होगा, परसों फिर से मॉडर्न होगा, उसके बाद से मिडेवल भी होगा। तो इस बार हम सारी क्लासेस टाइमली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में वो भी फीडबैक जरूर दिया करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।